झारखंड में मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। 100 मीटर के दायरे में धारा 144 तामील कर दी गई है। ईडी दफ्तर के आसपास भी धारा 144 लगा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हेमंत सोरेन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो आखिर हैं कहां। कल जो दिल्ली में उनका आवास है वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। कुछ कैश बरामद किया गया है। जो BMW कार वहां पर मौजूद थी उसे ईडी के अफसर अपने साथ ले गए। इस बीच हेमंत सोरेन को लेकर कोई जानकारी फिलहाल नहीं सामने आई है कि आखिर वो हैं कहां। एक बयान उनकी तरफ से जरूर जारी किया गया है जिसमें ईडी पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। कहा यह भी गया है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित है ये पूरा का पूरा मामला और ईडी का समन। ईडी दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास के पास धारा 144 इस बीच लागू कर दी गई है रांची में। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी का पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। पोस्टर में लिखा, तलाश है झारखंड के गुमशुदा सीएम की, हेमंत सोरेन को खोजने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ऐलान किया है पोस्टर के जरिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के गायब होने को लेकर पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से हलचल जारी है। रांची में सीएम आवास के 100 मीटर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली में उनके घर से एक कार और 36 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। झारखंड सीएम ऑफिस ने ईडी को भेजे मेल में कहा है कि वो कल यानी 31 जनवरी को जांच में शामिल होंगे। सोरेन से जमीन घोटाले मामले में पूछताछ होनी है। तो आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सियासत भी गरमा रही है। साफ तौर पर हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया है कि वो बजट सत्र को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसमें व्यस्त है। और साथ ही आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के लापता होने पर बोले झारखंड के राज्यपाल, कोई नहीं जानता कहां है हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यह बयान दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, स्थिति पर नजर है, समय आने पर फैसला लूंगा। तो देखिए, झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। उनसे जब हेमंत सोरेन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता है हेमंत सोरेन कहां है, लेकिन कानून के ऊपर कोई नहीं है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री की तलाश कर रही है ईडी। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। दरअसल दोपहर 2 बजे महागठबंधन के विधायकों की एक बैठक होने जा रही है और इस मीटिंग को चेयर करना है हेमंत सोरेन को ही। तो मीटिंग में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन कब पहुंचेंगे, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी का सामना करने दिल्ली जरूर आए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ईडी कल उनके घर से जरूरी दस्तावेज ले गई। सोरेन के इस कदम पर विपक्ष हमलावर है। इस बीच झारखंड सरकार के सभी विधायकों को रांची नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई और उन्हें बैठक के लिए सीएम आवास पर बुलाया गया, जहां 2 बजे बैठक होगी और ताजा सियासी हालात पर चर्चा की जाएगी। गायब होने के सवालों से घिरे हेमंत सोरेन ने इस बीच ईडी को अपना जवाब भी भेजा और कहा कि ईडी का समन राज्य का कामकाज बाधित करने की कोशिश है। ईडी का समन राजनीतिक एजेंडा है। 2 फरवरी को बजट सत्र की तैयारी में व्यस्त रहूंगा। 31 जनवरी या उससे पहले बुलाना दुर्भावनापूर्ण है। हालांकि कल सीएम आवास से आए एक मेल में कहा गया था कि सोरेन 31 जनवरी को ईडी के सामने हाजिर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार के मंत्री सोरेन का बचाव कर रहे हैं। तो राइट ऑफ डिफेंस का अधिकार आपको नहीं है। आपको यदि कोई मधुमक्खी काटेगी या चेटा काटेगा तो आप नहीं बचाव कीजिएगा। तो राइट ऑफ डिफेंस तो सबको अधिकार है, हर आदमी को। यदि कोई छोटा से छोटा बच्चा भी है, यदि उसको चींटी काटती है तो उससे भी बचाव करता है। तो राइट ऑफ डिफेंस का तो हर आदमी को अधिकार है। तो उस अधिकार से तो हम जो है उसका प्रयोग करेंगे। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बना है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मेयर चुनाव हो रहे थे आज और इस वक्त की ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, पहले 18 तारीख को चुनाव होने थे, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से चुनाव नहीं कराए गए संपन्न और इसको लेकर भी सियासत खूब हुई थी। लेकिन अब ये देखिए, तस्वीरें सामने आ गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने।
तो चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बन गया है। मोहित मल्होत्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। परीक्षा बता रहा था। हाँ। लेकिन 8 वोट रद्द हुए हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये जो वोट रद्द हुए हैं ये क्या इंडिया अलायंस के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, लेकिन 8 वोट कैंसिल किए गए हैं और बीजेपी को 16 वोट पड़े हैं, जबकि इंडिया अलायंस जिनके पास 20 की संख्या थी उनको सिर्फ 12 वोट पड़े हैं और 8 वोट कैंसिल हुए हैं। जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने काउंटिंग के दौरान जो एजेंट्स थे दोनों ही उम्मीदवारों के, उनको आगे नहीं आने दिया और इस दौरान पेन से कुछ मार्किंग की है और वोटों को कैंसिल किया है। और इसी वजह से आपको सीधी तस्वीरें में दिखा देता हूं। देखिए अभी सदन में काफी हंगामा चल रहा है और ये जो कुर्सी पर बैठे हैं ये मेयर, ये बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार थे मनोज सोनकर, जो कि इस वक्त जीतकर कुर्सी पर बैठ चुके हैं। और सामने आप देखिए जो ये पार्षद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, जो कि इस चुनाव के नतीजे को मानने से इंकार कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान मॉनिटरिंग हो रही थी, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद वीडियोग्राफी हो रही थी, चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल अंदर तैनात थे और मल्टी कैमरा सेटअप लगाया गया था, अलग अलग एंगल से पूरी रिकॉर्डिंग की गई है। लेकिन फिर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, जो कि इंडिया अलायंस के गठबंधन के तहत इस चुनाव में उतरे थे, उनका कहना है कि वोटों को कैंसिल किया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सब कुछ बीजेपी के इशारे पे किया है, चंडीगढ़ प्रशासन की मिलीभगत है, यह आरोप लगाते हुए इस वक्त काफी हंगामा सदन में चल रहा है। ये तस्वीरें मोहित मल्होत्रा हमें दिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव ये नाक का सवाल बना हुआ था बीजेपी के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने पहली बार अलायंस के तहत ये चुनाव लड़ा, यानी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक कैंडिडेट उतारा बीजेपी के खिलाफ, और इसलिए यह माना जा रहा था कि जीत तय है इंडिया अलायंस की। लेकिन जो ताजा जानकारी मोहित दे रहे हैं उसके मुताबिक इंडिया अलायंस के पक्ष में 12 वोट पड़े हैं और 8 वोट जो हैं वो कैंसिल हुए हैं। बीजेपी के पक्ष में 16 वोट पड़े हैं और बीजेपी का जो कैंडिडेट था उन्हें विनर घोषित कर दिया गया है, यानी मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत का ऐलान कर दिया गया है। और इसी को लेकर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने पीठासीन अधिकारी को घेर लिया है, उनका घेराव किया जा रहा है। मोहित, अभी क्या होता हुआ देख रहे हैं और कुछ जानकारी मिल पाई है? इतने सारे वोट, 8 वोट कैंसिल हो गए, कैसे, क्यों, क्या दलील दी गई इसके पीछे? देखिए वोट जो कैंसिल हुए हैं उनके पीछे टेक्निकल पॉइंट ये रहता है कि अगर आपने जहां पर स्टैंप लगाई है वो स्टैंप अगर कागज के किसी दूसरे छोर पर उसका कोई भी निशान बन गया, गलत जगह पर आपने स्टैंप लगा दी या पेन से कोई मार्किंग होगी तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। और ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा कि उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिलीभगत करके ये जो वोट हैं वो रद्द करवा दिए हैं। और जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बैलेट बॉक्स को खोला तब उन्होंने जो इंडिया अलायंस का मेयर पद के उम्मीदवार के एजेंट थे उनको आगे नहीं आने दिया और इसी वजह से उनके वोटों के साथ छेड़खानी की गई, उनको कैंसिल किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मैडम तुषाद म्यूजियम की, जहां पर बाबा रामदेव का देखिए अब मोम का पुतला यहां लगाया गया है और खुद बाबा रामदेव अपने पुतले के साथ यहाँ नजर भी आ रहे हैं। मैडम तुषाद म्यूजियम है ये, जहाँ पर अब योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला लगाया गया है। और इसी मौके पर न्यूयॉर्क के मैडम तुषाद म्यूजियम में बाबा रामदेव खुद पहुंचे हुए हैं और देखिए इस वक्त मीडिया को अपने पुतले के साथ तस्वीरें देते हुए बाबा रामदेव। मैडम तुषाद म्यूजियम से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव और बाबा रामदेव को लेकर के पूरे विश्व भर में योग को एक नए तौर पर पहचान मिली है और उसका क्रेडिट श्रेय कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को जाता है। और इसी बड़ी उपलब्धि के तहत देखिए अब मैडम तुषाद म्यूजियम में भी बाबा रामदेव को लोग देख सकेंगे क्योंकि उनका पुतला यहाँ पर लगाया गया है। विश्व में योग को एक नई पहचान देने का श्रेय बाबा रामदेव को जाता है। और अब मैडम तुषाद म्यूजियम में स्टैचू नजर आ रहा है बाबा रामदेव का, ये मोम का पुतला है, मोम का स्टैचू, जिसका अनावरण करने खुद बाबा रामदेव पहुंचे हुए हैं और इस वक्त मीडिया वहां पर मौजूद है, मीडिया को तस्वीर दे रहे हैं अपने मोम के स्टैचू के साथ बाबा रामदेव।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैडम तुसाद म्यूजियम से, जहां पर वैक्स का स्टैच्यू, मोम का स्टैच्यू लगाया गया है बाबा रामदेव का। उसी का ये अनावरण खुद बाबा रामदेव करने पहुंचे हैं और खुद उसी आसन में, जिस आसन में ये वैक्स स्टैच्यू बनाया गया है, उसी आसन में दिखाई भी दिए बाबा रामदेव। मैडम तुसाद जो अट्रैक्शन है उस पर लगाए गए सभी जो फिगर्स हैं वो कपड़े पहन करके रखते हैं, तो उनका पेट और पेट के मसल्स और ये जो हेयर्स हैं, ये वैसे तो नेचुरल हेयर हैं लेकिन ये रामदेव वाले नहीं हैं। लेकिन उन्होंने मेरे इस फिगर से मैच करते हुए सारे हेयर्स को, एक एक बाल को, अब इसमें कितने हजार हैं या कितने लाख बाल हैं मुझे नहीं पता, एक एक बाल को हाथ से लगाया। और ये मैंने सुबह पूजा के बाद तिलक लगाया था तो बोले बाबा जी आप ही लगा दो। अब इस पूरे पुरुषार्थ में 2018 में मैं मैडम तुसाद का जो लंदन का अट्रैक्शन है वहां पर गया था। वर्ल्ड में 24 ऐसे अट्रैक्शन हैं और न्यूयॉर्क का उसमें सबसे बड़ा है। उसमें जैसे बताया नम्रता ने कि वहां अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी बहू ऐश्वर्या राय है, उनके फिगर्स हैं मतलब, और ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान है। ये तो 5 तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन उन सब के साथ वर्ल्ड के 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक सन्यासी को इन्होंने सम्मिलित किया और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के योग पर है, आयुर्वेद पर है। अब तो अमेरिका में भी मेड इन यूएस एंड मेड बाय अमेरिकन्स, अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। माने योग आयुर्वेद स्वदेशी का जो मूवमेंट पतंजलि से चला, उसकी लहर अब पूरी दुनिया में। नैतिक एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित ऐसी शिक्षा जिसमें भाषा का बोध हो, विषयों का बोध हो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके साथ करिकुलम में कैरेक्टर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड, रूट बेस्ड एजुकेशन पूरी दुनिया को मिले, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य पतंजलि से चल रहा है। और मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा लक्ष्य होगा 5 से 10 लाख स्कूलों में गुरुकुलीय शिक्षा को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि पूरी दुनिया में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और युग निर्माण की एक नई दिशा हमारे यूथ में, हमारे स्टूडेंट्स में ऐसी एक उनका ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से, रिलीजियस टेररिज्म से, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट टेररिज्म से पूरी दुनिया को बचा करके सही दिशा में दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिले, उस दिशा में बच्चे आगे, ये समाज, राष्ट्र और विश्व आगे बढ़ सके, ऐसे वर्ल्ड सिटीजन हम देने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब जो हेल्थ सीकर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको उनके बीपी से, उनके शुगर से, उनके थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से मुक्ति मिले। ये सिंथेटिक मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। और मैडम तुसाद के अंदर ये जो प्रयत्न है, मैंने पूछा भाई तुम एक मोम की प्रतिमूर्ति, उसको जीवंत स्वरूप उसमें प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ये वैक्स फिगर बोलते हैं, उसको प्रतिमा या उसको दूसरे शब्दों से वो नहीं नवाजते, कि हम हूबहू उसकी प्रतिमूर्ति उसमें जीवंतता प्रदान करते हैं। तो लगभग 2 करोड़ की लागत इनको लग जाती है, और मेरे जैसा फिगर बनाने में तो शायद कुछ थोड़ा बहुत और ज्यादा ही लगा होगा। तो बात कॉस्ट की नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की है। तो वर्ल्ड में ऐसे 24
ऐसे अट्रैक्शन मैडम टुसाद की ओर से बनाए गए हैं और उसमें भारत और भारतीयता को, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क सिटी में है और उसमें भारत के एक सन्यासी को इन्होंने स्थान दिया है। हम उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वामी रामदेव का सम्मान नहीं, ये योग का, आयुर्वेद का, ये भारत की सनातन संस्कृति का, जो हमने अपने पूर्वजों से सांस्कृतिक विरासत पाई है, ये उसका सम्मान है। और सबसे ज्यादा लोग वहां पर आते हैं और वर्ल्ड में आइकॉन केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड से ही नहीं होते, वर्ल्ड में आइकॉन केवल पॉलिटिक्स से ही नहीं होते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं होते, केवल साइंटिस्ट ही नहीं होते, सन्यासी भी वर्ल्ड में आइकॉन हो सकते हैं। इसको इन्होंने जो इज्जत दी है, उसको गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा दी है, यह भी इनके एक विजनरी जो एटीट्यूड है उसको दर्शाता है। तो आज मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा लग तो मेरे जैसा ही रहा है। तो लेकिन जैसे नम्रता कह रही थी, एक मैन मेड ये पुरुषार्थ है और एक गॉड मेड स्वामी रामदेव आपके सामने है। तो जब मैं मैडम टुसाड अट्रैक्शन लंदन में गया तो करीब 200 तरह से मेरा मेजरमेंट लिया गया, अब तो मैं भूल भी गया उसको, और खड़ाऊ के साथ ही था। अभी भी हम खड़ाऊ पर ही खड़े हैं, एक खड़ाऊ बगल में है तो एक खड़ाऊ खाली भी रखे, इन्होंने हरिद्वार से मंगवा ली थी। तो आज ये, क्योंकि ये तो प्रतिमा है ना, ये एक ही एक्शन कर सकती है, मैं तो कई कर सकता हूं। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर चुन लिया गया है और इस चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। मनोज सोनकर चंडीगढ़ में मेयर बने। मेरे ख्याल नाल दलजीत जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ जो प्ले एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, जा तो आप इनका इंटरव्यू लीजिए, मैं बाद में होता हूं, क्योंकि ये शोर ही मचाएंगे। देखिए ये शोर ही मचा सकते हैं। ठग बंद बीजेपी सरकार देना चाहूंगा। हाँ जी, सरेआम इनके बाउंसलर ने मेरे हाथ से वोट छीनी है और हमने खींच के, अगर इतनी सच्चाई थी ना तो क्यों सामने नहीं लेके आए। सरेआम इनकी 12 वोट थी और हमारी 22-23 वोट थी और पे नीचे टिक लगाए। अगला कदम क्या होगा आपकी साइड से? हम हाई कोर्ट जाएंगे, पीछा हम भी नहीं छोड़ेंगे, कितनी वीडियोग्राफी कर लेंगे। एसएसपी मैडम, पुलिस सारे हैं, कम से कम हाई कोर्ट तो खत्म नहीं हुआ ना। हम लोग चलो ठीक है, यहाँ अगर फिर भी हमारे नेताओं ने ये बोला था कि पूरे टाइम चुप बैठना, हम चुप बैठे रहे, कोई हमने शरारत नहीं करी, कोई हम बैल में नहीं गए। आप लोगों ने देखा सीट पे बैठे थे, लेकिन जब उसने 3 बार काउंटिंग की, तीनों बार आप पार्टी की जीत दी, फिर वो साइड में ऐसे टिक लगा। 2 बार साइन कौन करता है? सीनियर डिप्टी मेयर वाला चुनाव अभी बाकी है, हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। क्यों दे हम जब सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम किरण खैर मैडम इशारे कर रही है। क्या कहते हैं अगर आप वोट नहीं देंगे? अगर आप देखो, हमें नियम की बात नहीं, हमें चंडीगढ़ जैसे शहर को बचाना है। मेन जो शहर को बचाने के लिए मेयर साहब की कुर्सी पे होता है, तो जब उसी में इतना धोखा कर चुके हैं ये, तो सीनियर डिप्टी मेयर बन के क्या चलने देंगे? 9 साल से चंडीगढ़ की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखो ना, इनसे आज तक डड्डू माजरा का कूड़ा क्लियर हुआ है, इन्होंने पार्किंग कितनी महंगे रेट कर दिए हैं, ठीक है, पेट्रोल कितने महंगे कर दिया, दूध कितने महंगे कर दिया। अरे इन्हें तो राजगद्दी पे बैठने की आदत पड़ी है। कॉर्पोरेशन बीजेपी का ऑफिस है, ये कॉर्पोरेशन नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी का। अगर डीसी साहब इतने खरे थे ना, तो क्यों पूरा इलेक्शन करवा के नहीं गए? क्यों डीसी साहब बीच में उठ के चले गए? तो आम आदमी पार्टी ने बड़ा डिसीजन ले लिया है, इस हार के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मोहित, अब भी हम देख रहे हैं जब मेयर बैठ गए अपनी सीट पर तो उसके बाद काफी हंगामा हुआ है। अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, पहले से ही जो इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ये
कह दिया था कि उनको आशंका है कि बीजेपी के द्वारा सदन में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि उनको जीत मिले। ये वो पहले से ही आरोप लगा रहे थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर भी उन्होंने आरोप लगाया था। हालांकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लेकर और पूरा मामला जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चुनाव हो रहा था और इसी वजह से 8 जो वोट कैंसिल हुए हैं। तो अब सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि जानबूझकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनके वोटों पर किसी तरह की मार्किंग की है और उनके वोट कैंसिल हुए हैं, जिसके बाद वो अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दोबारा इस मामले को लेकर याचिका लगाने वाले हैं। और ये जो चुनाव पूरा हुआ वो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हुआ, हाई कोर्ट के गाइडलाइंस तय होने के बाद हुआ और अब एक बार फिर से ये पूरा मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि 8 जो वोट रद्द हुए हैं उसको लेकर ये आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा कि उनके ही पार्षदों के वोटों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपनी तरफ से अपने पेन से कुछ ऐसी मार्किंग की है कि वो वोट अवैध हो गए हैं और इसी वजह से उनका जो उम्मीदवार है वो हार गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की 2 बड़ी खबरें हैं। 8 वोट रद्द हो गए और सदन में अभी भी हंगामेदार स्थिति बनी हुई है और आम आदमी पार्टी अब बीजेपी का मेयर चुने जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जोरदार झटका लगा है। सिफर केस में इमरान खान को सजा, कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की कैद। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को साइफर केस में झटका लगा है। इमरान खान को सजा, कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। गुलाम अब्बास ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम, यहाँ इनकी मुसीबतें कम होती हुई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में चुनाव से लगभग तकरीबन 8 दिन पहले एक बड़ा सेटबैक पहुंचा है इमरान खान को। जो पाकिस्तान में सीक्रेट एक्ट की स्पेशल कोर्ट बनी थी, उनके जज अबू हसनात ने अब से थोड़ी देर पहले एक फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि ये फैसला उनके खिलाफ पहले से ही डिसाइड किया गया था और इसी वजह से कल जो न्यायालय जेल में हियरिंग हुई थी उस समय लगभग 13 घंटे ये हियरिंग चली थी और उसमें भी जो इमरान खान और उनके वकीलों को मौका नहीं दिया गया कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, जिसके बाद आज ये लग ऐसा रहा था कि बहुत जल्दी में फैसला सुनाया गया, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान में चुनाव होने हैं 8 फरवरी को और उससे पहले तकरीबन 8 दिन पहले ही ये फैसला आना पीटीआई के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि पीटीआई के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन फिलहाल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है दोनों लीडरों के लिए और पाकिस्तान में पीटीआई की जो पार्टी है उनके लिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गुलाम। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ जारी है और जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ होनी है। पटना ईडी दफ्तर में तेजस्वी की पेशी। ईडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से बात की और ये देखिए उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पटना में ईडी के जोनल दफ्तर में जब पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे तो उनके साथ उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लग गया। आप देख सकते हैं कि ईडी दफ्तर के अंदर तक दाखिल होने में कितनी परेशानी हुई तेजस्वी यादव को। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार वहीं मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईडी दफ्तर में आज लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। सामने ईडी का दफ्तर है, जहां पर लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं, लेकिन आप यहां देखिए ईडी के तमाम दफ्तर के ठीक सामने आप यहां देखिए, यहां गाना बजाना भी चल रहा है। और हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रुपेश, ईडी के दफ्तर में पहुंचे हुए तेजस्वी यादव, कई सवालों का आज उन्हें सामना करना है, लेकिन दफ्तर के बाहर से हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, अभी भी वहां पर जो समर्थक है उनका जमावड़ा लगा हुआ है। जरा वहां की रिपोर्ट अभी की बताएं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल जमावड़ा लगा हुआ है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि तेजस्वी यादव ईडी के चंगुल में हैं और कार्यकर्ता भगवान की शरण में हैं, मंदिर की शरण में। आप यहाँ देखिए पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। ये मंदिर कैंपस में जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं और उसके ठीक सड़क के दूसरी तरफ ईडी का कार्यालय है।
वो सामने की सड़क पर भी राजद के कार्यकर्ता जमे हुए हैं, इस कैंपस में भी राजद के कार्यकर्ता। आप नीचे देखें, यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर अगर आप यहाँ देखें तो राजद के कार्यकर्ता, और पूरी तरह से तेजस्वी यादव जब तक उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि लालू प्रसाद यादव रात के 9 बजे तक ईडी कार्यालय में थे। 9 बजे के बाद वो ईडी कार्यालय से बाहर निकले थे, उस वक्त तक कार्यकर्ता यहाँ पर डटे रहे थे, नारेबाजी चलती रही थी। कल मीसा भारती यहीं पर बैठी थी। आज मनोज झा, आपको दिख रहे होंगे कि मनोज झा किस तरह से बैठे हुए हैं। उनके साथ जो तमाम पूर्व मंत्री और विधायक, ज़्यादातर विधायक, राजद के 79 विधायक हैं, उनमें कार्यकर्ताओं के साथ ज़्यादातर विधायक इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। एकजुटता भी दिखा रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ या पार्टी के साथ खड़े हैं। कई, चाहे मनोज झा हो या फिर मीसा भारती हो, कल जो मेरी बातचीत हुई, सबका यही कहना है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है। अगले महीने की 9 तारीख को राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी, सबको उपस्थित होने के लिए वहां पर नोटिस जारी किया गया है। तो इस मामले में 2 मामले हैं, एक लैंड फॉर जॉब का मामला और एक जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उस मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती और अन्य का नाम है। लेकिन फिलहाल लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है, और ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से जिस तरीके से 10 घंटे की पूछताछ हुई, सवालों की फहरिस्त आज ज़्यादा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित जो मकान है, जो उनका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो मकान है, वही मकान पता है जो एके इन्फो सिस्टम जो कंपनी बनाई गई थी, जो कई सेल कंपनियां बनाई गई थी, लेकिन एक सेल कंपनी जिसके डायरेक्टर अमित कात्याल थे, जो अभी भी हिरासत में हैं, वो तेजस्वी यादव का मकान है। जाहिर सी बात है, रुपेश, तो हमारे सहयोगी रुपेश रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अभी भी देखिए ऑफिस के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है आरजेडी के समर्थकों का, और तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने के लिए सभी पहुंचे हुए हैं। और जैसा रुपेश बता रहे थे, चाहे कितने भी घंटे क्यों न लगे, ये इसी तरीके से यहां पर डटे रहेंगे और बैठे रहेंगे। शुक्रिया आपका रुपेश, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। और अब बिहार से रुख उत्तराखंड का। उत्तराखंड में यूसीसी बिल 6 फरवरी को होगा पेश। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि यूसीसी कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 6 फरवरी को यूसीसी बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार है। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक यूसीसी कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट देगी। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल 6 फरवरी को पेश होगा। बल्कि उत्तराखंड शायद देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी के लिए सत्र में व्यापक चर्चा के बाद उसे लागू भी करेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने यूसीसी को इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ बताया कि जो कुरान पाक ने हमें हिदायत दी है मुसलमानों को, अगर उसमें कोई भी इफ एंड बट किया जाता है तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे पहले सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी के वादे को पूरा करने का वक्त अब आ गया है। 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे, और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले इमाम के खिलाफ फतवा जारी होने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू मुसलमान सभी राम के पूर्वज हैं। ऐसे में कोई किसी के खिलाफ फतवा जारी करता है तो वो ये गलत है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की वजह से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम उमर अहमद इलियासी के खिलाफ लगातार फतवे जारी हो रहे हैं। फोन पर उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। इस नए फतवे में तो उन्हें इस्लाम से ही खारिज करने की बात कही गई। ये फतवा मुझ पर लागू इसलिए नहीं होता, ये भारत है। इस भारत में ये सर्वधर्म संभाव है। ये भारत अनेकता में एकता है। यहाँ सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इमाम का प्राण प्रतिष्ठा में जाना सामाजिक सौहार्द को दर्शाता है। इमाम ने अच्छा काम किया है। जो लोग मुस्लिम धर्म को बदनाम करते हैं वही ऐसी बात कह सकते हैं। किसी धर्म में किसी धर्म के सम्मान करने पर उसका तिरस्कार करना, उसके ऊपर फतवा जारी करना, ये धर्म के खिलाफ है। राम सबके पूर्वज थे।
उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया था उस पर बीजेपी ने अब जोरदार हमला बोला है। इंदिरा राजीव कैसे पीएम बने सबने देखा। इंदिरा की हत्या के बाद बनी स्थितियों से पीएम बने राजीव गांधी। भारतीय इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से सिर्फ अटल जी और मोदी प्रधानमंत्री बने। भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का चुन के आए? नहीं, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए। श्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने सबको पता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको पता है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के 2 ही प्रधानमंत्री चुन के आए, जो जनता के सामने हमने रखा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए और जनता ने चुन के कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी। और आइए देखते हैं इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा था, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भुवनेश्वर में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका होगा। अगर इस चुनाव में बीजेपी जीती तो प्रधानमंत्री इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होने देंगे। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे रूस में पुतिन का राष्ट्रपति चुनाव होता है, भारत में भी वैसा ही होगा। पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना लेंगे।